सभी को नमस्कार। हम टॉपिक करने जा रहे हैं ग्रामीण सामाजिक संरचना। ये दूसरा पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है तो हम शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें हम ग्रामीण की सामाजिक संरचना का अर्थ मतलब वहाँ के गांव, वहाँ के हर चीज़ के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो शुरू करते हैं। वहाँ के किस प्रकार ग्रामीण इलाका किस प्रकार होता है और वहाँ की नातेदारी किस प्रकार होती है, ये सारी चीज़ें हम खेत खलिहान किस प्रकार होते हैं, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ग्रामीण सामाजिक संरचना की प्रकृति से। ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए पहले हमें ये स्पष्ट करना है कि सामाजिक संरचना से हमारा क्या तात्पर्य है। इसके बाद हमें इस धारणा को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समाज के निर्जातिक वर्णन के साथ जोड़ना है। तो शुरू करते हैं। सामाजिक संरचना। मानव संसार व्यक्तियों से निर्मित है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से आचार व्यवहार करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा सामाजिक जीवन में उनकी कुछ प्रतिष्ठा और तथा भूमिका बन जाती है। एक दूसरे से तालमेल, एक दूसरे से बातचीत करके कुछ न कुछ लोगों की भूमिकाएं बन जाती हैं, जिनके साथ उनके अधिकार और दायित्व दोनों जुड़े होते हैं। उनका सामाजिक व्यवहार भी एक विशिष्ट ढांचे का हो जाता है तथा सामाजिक मेल मिलाप के लिए वह कुछ विशेष आदर्शों तथा मूल्यों से बन जाते हैं। इस प्रकार लोगों के आपस में सामाजिक मेल मिलाप के परिणाम स्वरूप समूह, समुदायों, समाजों और संस्थाओं जैसी सामाजिक इकाइयों का जन्म होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है। समूह में अलग भूमिका निभाता है, समुदाय में अलग, समाज में अलग। तो इस प्रकार कह सकते हैं परिवार में उसकी भूमिका अलग होती है और समाज के प्रति उसकी जो भूमिका होती है वो अलग होती है। आगे शुरू करते हैं। फलतः समाज में प्रतिष्ठा और भूमिका के परस्पर संबंधों का ढांचा तैयार हो जाता है। समाज में लोगों की अलग अलग भूमिकाएं बन जाती हैं एक दूसरे के प्रति, जिसमें आपसी सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। ये एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का लोगों या समूह के परस्पर संबंधित अधिकारों और दायित्व का एक व्यवस्थित उदाहरण है। इस ढांचे को ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। आइए देखिए भारत के ग्रामों में किस तरह की सामाजिक संरचना मिलती है। तो हमने देखा कि समाज में किस प्रकार लोगों के मेल मिलाप, हर लोगों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य हैं, दायित्व हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है समाज में। तो शुरू करते हैं भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना। जो ग्रामीण की सामाजिक संरचना है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। भारत की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से चली आ रही है, जो 3 सहस्त्र वर्ष ईसा पूर्व से विद्यमान थी। उसी समय से एक शक्षित अंतराल ऋग्वेद काल 1500 से 1000 ईसा के समय छोड़कर जब शहरी केंद्र बढ़ गए थे, भारत में ग्रामीण और शहरी केंद्र साथ साथ विद्यमान रहे। ग्रामीण और शहरी केंद्रों में जीवन के कुछ समान पहलू होते हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं कि विशेष रूप से अर्थव्यवस्था और शहरोन्मुख प्रयोजन मतलब शहरों की ओर बढ़ना, विभिन्न उत्पादनों के लिए शहर में रहने वाले गांव पर निर्भर होते हैं। एवं निर्मित वस्तुओं और बाजार के लिए गांव के लोगों की शहरों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। दोनों की इस अंतर निर्भरता के बावजूद कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो दोनों को अनेक आकार, जनसंख्या संबंधी संरचना, सांस्कृतिक विन्यास, जीवन यापन पद्धति, अर्थव्यवस्था और रोजगार और सामाजिक संबंधों के संदर्भ में एक दूसरे से अलग करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो शहर के लोग हैं उनकी जो निर्भरता है वो गांव की तरफ है, और जो गांव के लोग हैं उनकी निर्भरता शहरों के लिए है। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो शहर के लोगों को गांव की चीज़ें नहीं ज़रूरत पड़ती हो
और या गांव के शहर की, इसलिए दोनों की निर्भरता एक दूसरे पर है। ग्रामीण जनता गांव में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः 3 प्रकार के निवास पद्धति देखने को मिलती है। हम इसमें निवास पद्धति के बारे में जानकारी लेंगे कि लोग किस प्रकार एक रहते हैं, किस प्रकार अपने घर निवास बना के रखते हैं। तो सर्वाधिक प्रचलित सब पद्धति, हम इसमें शहर जो गांव की पद्धतियां हैं गांव की, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार घर होते हैं, वहाँ पे घर कैसे होते हैं, खेत खलिहान किस तरह होते हैं गांव के बिल्कुल चारों तरफ। आप चित्र में देख सकते हैं गांव बीच में है और खेत खलिहान अगल बगल में होते हैं गांव के। तो सर्वाधिक प्रचलित पद्धति केंद्रीकृत गांवों की है जो पूरे देश में पाई जाती है। इनमें घरों के संघन समूह होते हैं जिनके चारों तरफ ग्रामवासियों के खेत होते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ गांव के साथ बाहरी क्षेत्र में स्थित पूर्वे या अनेक छोटे छोटे पूर्वे भी जुड़े हुए मिलते हैं। अपने गांव, सुना होगा गांव में पूर्वे भी कहते हैं अपने गांव के आसपास के इलाकों को। दूसरा पढ़ते हैं द्वितीय, देश के कुछ भागों जैसे केरल, कोंकण एवं बंगाल के डेल्टा भूमि में तंग और कम चौड़ाई वाले निवास देखने को मिलते हैं। ऐसी बस्तियों में मकान कतारों में बने होते हैं जिनमें से प्रत्येक मकान अपनी ही चारदीवारी से घिरा होता है। प्राय वास्तविक रूप से यह अंतर काफ़ी मुश्किल होता है कि किस स्थान पर एक गांव की सीमा ख़त्म होती है। ये पता ही नहीं चल पाता कि गांव की जो सीमा है वो कहाँ पे ख़त्म होती है और दूसरे की कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से शुरू होती है। तीसरा पढ़ते हैं, तीसरे प्रकार की निवास व्यवस्था में वास भूमि क्षेत्रों का फैलाव 2 या 3 घरों का समूह मात्र होता है। इस प्रकार में भी गांवों की भौतिक सीमाएं स्पष्ट नहीं होती कि मतलब कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं गांव के जो परिधि है, जो इलाका है वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये पता नहीं चल पाता क्योंकि भूमि और जो निवास व्यवस्था है वहाँ की वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसी बस्तियाँ पहाड़ी क्षेत्रों, हिमालय की निचली पहाड़ियों, गुजरात की उच्च भूमि एवं महाराष्ट्र की सतपुड़ा पर्वतमालाओं में पाई जाती हैं। तो इसमें यही बात की गई है कि किस प्रकार जो गांव है किस प्रकार कहीं कहीं समतल है, कहीं ऊंची भूमि है। तो जिससे इसमें यही बता रखा है कि जो हिमालय की निचली पहाड़ियाँ हैं तो किस प्रकार हैं। घरों को किस प्रकार बनाया गया है कि खेत बिल्कुल एक दूसरे के आसपास होते हैं और लोग एक साथ एक समूह में भी रहते हैं और अलग अलग गाँव में भी रहते हैं। और गाँव इतने बड़े बड़े हो सकते हैं और छोटे छोटे भी हो सकते हैं कि सीमाओं का पता ही नहीं चल पाता। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये भी पाया जाता है कि गांव की जनसंख्या का आकार छोटा होता है और कस्बों और नगरों की तुलना में जनसंख्या का घनत्व कम होता है। शहरों की जैसी संख्या वहाँ पे इतनी भरमार नहीं होती, संख्या कम होती है शहरों की तुलना में। ये कहना कि भारत एक गाँवों का देश है सर्वथा सही है। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 4029 शहर और इस प्रकार गांव तो 557 एंड 137 जो है हमारे गांव बसे हुए थे। 1991 तक ये संख्या बढ़कर 4689 शहर तथा इस प्रकार की जनसंख्या गांवों तक बढ़ गई। मतलब कह सकते हैं जो शहरों की जो जनसंख्या थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। मतलब गांव की जो संख्या थी सबसे ज़्यादा थी, लेकिन शहर के जो लोग थे वो धीरे धीरे गांव में भी जाने लगे, जिसकी वजह से गांव की जो संख्या थी वो बढ़ गई। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 5161 शहर और 365 गांव हैं। जनसंख्या की लगभग 72% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। ग्रामीण जीवन का एक पहलू ये भी है कि यहाँ की जनता का सीधा संपर्क प्रकृति यथार्थ भूमि, पशु और वनस्पति जीवन से जुड़ा हुआ है। कृषि उनका प्रधान पेशा है। उदाहरण के लिए भारत में श्रमिक बल की लगभग
जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, श्रमिक बल की लगभग 58% जनसंख्या को कृषि से ही रोजगार मिलता है। आगे पढ़ते हैं। परिवार, नातेदारी, जाति, वर्ग। परिवार, नातेदारी, जाति, वर्ग और गांव भारत में पुरातन समय से चली आ रही है। ये गांव के इलाकों में मिलेगा, वहाँ जातियाँ भी मिलेंगे, वहाँ छोटे बड़े वर्ग भी मिलेंगे, नातेदारी भी मिलेगी वहाँ पे और परिवार भी मिलेंगे। तो चली आ रही ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी इतिहास सहस्त्र वर्षों का है और उनकी संरचना काफ़ी पहले से ही चली आ रही है। ये संस्थाएं ग्रामीण जनता के जीवन की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के अपने में समाहित किए हुए हैं। इनमें सामाजिक प्रतिमानों और मूल्यों, परिस्थितियों और भूमिकाओं, अधिकारों और दायित्वों की जटिलताएं प्रतिबंधित होती हैं। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपनी अपनी स्टेटस है, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, अधिकार हैं और दायित्व हैं। अंततः इनकी हमने आगे के भागों में पृथक रूप से चर्चा की है, इसकी एक अलग से चर्चा की है इन्होंने। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं नातेदारी में। इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी, अगर आपने ध्यान सुना होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं नातेदारी। परिवार एवं नातेदारी। परिवार प्राय सभी समाजों की आधारभूत भूमिकाएं होती हैं। भारत में ये विशेष रूप से सत्य है, जहाँ किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके परिवार की सामाजिक एक स्टेटस और प्रतिष्ठा से होती है। एक सामाजिक उपस्थिति और इसकी जो प्रतिष्ठा होती है वो परिवार की, उससे ही पता चलता है कि ये इंसान या यह बच्चा किस परिवार से संबंधित या संबंध रखता है। अब आगे हैं, नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब पढ़ते हैं ग्रामीण भारत में परिवार। जो ग्रामीण भारत का परिवार के बारे में पढ़ेंगे। परिवार उन महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक है जो ग्रामीण समाज का निर्माण करती है। ये ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है। जो ग्रामीण समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करती है और प्रजनन, उत्पादन और समाजीकरण जैसे कार्यों का निष्पादन करती है, जो सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता, अखंडता एवं परिवर्तन के लिए ज़रूरी है। जो भी समाज की व्यवस्था को चालू करने के लिए ज़रूरी है। प्रजनन, उत्पादन का अर्थ यही हुआ, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप चाहे आप कुछ भी उत्पाद करते हैं, कोई भी चीज़, गेहूँ लेकर मोची तक के जो भी एक निरंतर एक कार्य करता है जो वहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत है, वो सभी इसमें बात आ गई है। मुख्य रूप से परिवार दो तरह के होते हैं, केंद्रीय और नाभिकीय परिवार। केंद्रीय जिसमें सभी परिवार रहते हैं, सभी सदस्य रहते हैं, और नाभिकीय परिवार वो होते हैं जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, इसे नाभिकीय परिवार कहते हैं। केंद्रीय या नाभिकीय परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं। इसमें मतलब इसको भी केंद्र के, इसको ये भी इसी का अर्थ है कि इसमें पति पत्नी और अविवाहित बच्चे ही हों, इसे केंद्र के या नाभिकीय परिवार ही कहेंगे। संयुक्त परिवार या बड़ा परिवार, संयुक्त या विस्तृत परिवार, विस्तृत मतलब होता है बड़ा। संयुक्त या विस्तृत परिवार जिसमें नाभिकीय परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ और सगे संबंधी भी शामिल रहते हैं, जिसमें पति पत्नी, बच्चों के जो अविवाहित बच्चे, इनके साथ कोई और भी लोग आ जाएं, जैसे बहन के कोई परिवार से आ जाए, बहन खुद आ जाए अपने भाई के घर, तो सगे संबंधी भी शामिल रहते हैं। परिवार की संयुक्तता के महत्वपूर्ण आयाम है। अगर आ जाए कि परिवार की संयुक्तता के लिए, परिवार जो संयुक्त रहते हैं, क्या क्या महत्वपूर्णता है इसके लिए, तो है सहनिवास, मतलब साथ में रहना, सहभोजिता, साथ में खाना खाना, संपत्ति में सहभागिता, संपत्ति में सबकी भागीदारी हो, पुश्त या पीढ़ी गहनता, चाहे पुश्तैनी हो चाहे पीढ़ी से चली आ रही हो, कम से कम 3 पीढ़ी, संबंधियों की प्रति दायित्वों का पालन एवं भावनात्मक पहलू। किसी भी समारोह अगर दूर दूर भी सदस्य रहते हैं तो वो एक दूसरे के समारोह में ज़रूर शामिल होते हैं, भावनात्मक उनमें एक दूसरे के लिए प्रेम भावना होता है और एक दायित्व होता है पालन करने का। आगे बढ़ते हैं। सहभोजिता नहीं, यहाँ से सहनिवास का अर्थ है परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। मैंने आपको यही बता दिया कि एक साथ रहना, तो वही बात इसमें कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य एक छत के नीचे साथ रहते हैं,
सहभोजिता से तात्पर्य एक साथ बैठकर खाने अर्थात समान रसोई के होने से है। संपत्ति में सहभागिता का अर्थ है कि सभी सदस्य संयुक्त संपत्ति में हिस्सेदार हैं। पुश्त या पीढ़ी गहनता में कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग शामिल होते हैं, जिनमें दादा, पिता, पुत्र या अन्य आते हैं। परिवार के सदस्यों का अपने सदस्यों के प्रति दायित्व होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार के सभी सदस्य संयुक्त परिवार के आदर्श के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। अगर एक आदर्श परिवार अगर आ जाए कि आदर्श संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, तो जो सभी परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसको आदर्श परिवार भी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा कि आदर्श एक भावनात्मक रूप से परिवार सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ग्रामीण परिवार आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यकलापों की इकाई के रूप में कार्य करता है। सामाजिक जीवन में परिवार के सामूहिक पक्ष पर बल दिया जाता है। एक व्यक्तिवाद की भावना और व्यक्तिगत समग्रता की गुंजाइश सीमित होती है। आज़ादी की सीमित होती है। शादी एक अंतर पारिवारिक बात समझी जाती है, न कि अंतर व्यक्तित्व संबंध। ये नातेदारी के नियमों से प्रशासित होती है। इन नियमों का विवरण इस इकाई के इसमें चर्चा की जाएगी। तो इसमें इसे यही बात है कि सभी परिवार के जो अगर विवाह भी है तो एक अंतर पारिवारिक बात होती है, न किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। ये परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो किस प्रकार किसी विवाह के लिए क्या क्या तैयारी या कुछ भी करते, तो एक महत्वपूर्ण होता है अगर शादी की बात आ जाती है। परिवार में परिवर्तन। नेक्स्ट पढ़ते हैं परिवार में परिवर्तन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक संयुक्त परिवार का बहुत महत्व रहा है। ये संस्था अधिकांशतः कुलीन वर्ग, भूस्वामी मतलब बड़े जमींदार लोग और जिनके पास ज़मीनें होती हैं, भूस्वामियों और पुरोहित जाति में अधिक पाई जाती है। संयुक्त परिवार की अगर अधिकांश बात की जाए तो ये कहाँ पाई जाती है? भूस्वामियों, पुरोहित जाति में अधिक पाई जाती है। ग्रामीण भारत में नाभिकीय परिवार भी मौजूद रहे हैं। नाभिकीय परिवार वही समझ लीजिए, पति पत्नी और बच्चे। मुख्यतः कृषि श्रमिक के पेशे से जुड़े निम्न जाति वाले परिवार अधिकांश नाभिकीय प्रकृति के होते हैं। जो छोटे श्रमिक जो होते हैं छोटी जाति के होते हैं, निम्न जाति के होते हैं। फिर भी संयुक्त परिवार के आदर्श के प्रति सभी वर्गों में सम्मान पाया जाता है। जो संयुक्त परिवार है उसको एक आदर्श माना जाता है और उसके प्रति लोगों का सम्मान होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बढ़ते हुए उद्योग लग रहे हैं। भारत में बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण, आधुनिक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, राजनीतिक, शिक्षा और कानून में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवार की संरचना में हो रहे परिवर्तन का स्वरूप जानने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए हैं। इस संबंध में 2 तरह के नज़रिए अपनाए गए हैं। पहला दृष्टिकोण या नज़रिया कह दीजिए पहला दृष्टिकोण ये मानने का है कि भारत में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन एक सीध में हुआ है। अर्थात पश्चिम देशों की भांति, मतलब विदेश जो अमेरिका या कोई भी विदेशी हों उनकी पश्चिम देशों की भांति इसका विघटन संयुक्त से नाभिकीय परिवार में हुआ है। क्योंकि कहीं न कहीं पश्चिम लोगों का जो असर है वो भारतीयों पर पड़ा है और कहीं न कहीं पश्चिम जो देश की भांति इसका विघटन, इसका जो संयुक्त परिवार से बिखर के नाभिकीय परिवार में आ गए हैं, इसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो ऐसा होता है। दूसरा दृष्टिकोण IP देसाई, SC दुबे, TN मदन और अन्य समाज वैज्ञानिकों का है, जो ये मानते हैं कि पारिवारिक परिवर्तन को एक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। कि जो भी पारिवारिक परिवर्तन हो रहे हैं वो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ यही हुआ कि एक चक्रीय भूमिका है, ये प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने भारत में पारिवारिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए विकास चक्र के नज़रियों को अपनाया है। विकास चक्र का अर्थ है कि
अगर अभी एक नाभिकीय परिवार है जिसमें पति पत्नी बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी हो जाएगी, फिर वो उनके बच्चे होंगे, तो एक ही जो नाभिकीय परिवार है ये संयुक्त परिवार में बदल जाएगा। इसी को ही इन्होंने विकास चक्र कह दिया कि जो परिवर्तन है वो आगे ऐसे विकास चक्र में बढ़ जाएगा। उनका मानना है कि भारत में नाभिकीय परिवार को ऐसी इकाई समझना चाहिए जो आगे चलकर उस समय संयुक्त परिवार का स्थान ले लेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनकी शादी हो जाएगी। विकासशील चक्र के दृष्टिकोण का मानना ये है। तो जैसे मैंने अभी बोला वही बात है इसमें। परिवार की संरचना जन्म और शादी ब्याह के द्वारा ही बढ़ती है। या तो जन्म होंगे तो बच्चे बढ़ जाएंगे, शादी विवाह के द्वारा भी बढ़ते हैं, और मृत्यु के द्वारा घटते हैं। मृत्यु एक बंटवारे के द्वारा घटती है, जो चक्रीय अनुक्रम में समय के साथ साथ चलता रहता है। ये जो प्रक्रिया है चलने की, विकास चक्र की, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जो बुजुर्ग होते हैं वो खत्म होते हैं, नए बच्चे जन्म लेते हैं, परिवार बढ़ता है, परिवार घटता है। तो ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय अध्ययन भी ये दर्शाते हैं कि विभिन्न प्रकार के परिवारों के अंतर क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय वितरण में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। पॉलिन कोलेंदे के तुलनात्मक अध्ययन से यह और स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 32 प्रकाशनों के आधार पर भारत के 13 क्षेत्रों में परिवार की संरचना का अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश के सेनापुर में किए गए अध्ययनों में ठाकुरों में 74.5% संयुक्त परिवार और मात्र 25.5% नाभिकीय परिवार पाए गए, जबकि पहाड़ी क्षेत्र से कंडा गांव के अध्ययन में, जहां अधिकांश जनसंख्या राजपूतों की है, संयुक्त परिवार का प्रतिशत मात्र 39% तथा नाभिकीय परिवार का प्रतिशत 61% था। अगर राजपूतों की बात की जाए तो जो श्रीकंडा गांव के अध्ययन में पाया गया है, मतलब नाभिकीय परिवार ज़्यादा थे, संयुक्त परिवार कम थे। फिर भी सेनापुर में अछूतों में 34% संयुक्त परिवार थे और 66% जो थे नाभिकीय परिवार पाए गए हैं। तो नाभिकीय परिवार है जिसमें बीवी बच्चे पति पत्नी हों, और इसमें संयुक्त परिवार में घर के पूरे सदस्य को शामिल कर लिया जाए अगर 3 पीढ़ी को लेकर, तो इतने संयुक्त परिवार थे, मतलब कम थे। और ये संयुक्त जो नाभिकीय परिवार था ये ज़्यादा था। अछूतों में भी सेनापुर के अछूतों में भी महाराष्ट्र के बदलापुर में किए गए अध्ययन में 14% संयुक्त परिवार और 86% नाभिकीय परिवार पाए गए। आंध्र प्रदेश के शमीरपेट गांव में संयुक्त परिवार 18.5% के अनुपात में और नाभिकीय परिवार 81.5% के अनुपात में पाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जो नाभिकीय परिवार है वो ज़्यादा मात्रा में है और जो संयुक्त परिवार है वो कम है। लेकिन ठाकुरों की बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादा है। ये देखो आंकड़े बताए गए हैं, ठाकुरों के सेनापुर में 74 हैं और नाभिकीय जो हैं 25 हैं। तो इस प्रकार इसमें सारी आंकड़े पूरे बताए गए हैं। यहाँ कोलंदर ने कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाला। वह ये मानती हैं कि गंगा की तराई वाले ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों की संख्या मध्य भारत, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तुलना में ज़्यादा है। गंगा के मैदानी भागों में भी राजपूतों के बीच संयुक्त परिवार ज़्यादा प्रचलित है। जबकि छोटी जातियों में नाभिकीय परिवार की प्रधानता है। इस विषय पर भी अधिक जानकारी इसमें बताया गया है। तो हम इतना हम समझ गए कि अगर बात की जाए तो किसी इलाकों में, जैसे मैदानी इलाकों में राजपूतों के जो परिवार हैं संयुक्त परिवार वो ज़्यादा मिलेंगे, और जो छोटे या निम्न जाति के लोग हैं वो नाभिकीय परिवार उनकी प्रधानता होती है। वो नाभिकीय परिवार ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, वो अपने पूरे सदस्यों को लेकर चलें। तो इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हमने ये यहाँ तक कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं। ये कुछ बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ अपने आप में करिए, ऐसा होता है कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। वंश परंपरा एवं नातेदारी। वंश परंपरा और नातेदारी के बारे में पढ़ते हैं। गांव के भीतर जब परिवारों का एक समूह सभी संबंधों की जानकारी रखते हुए एक समान पूर्वज से अपना वंशक्रम निर्दिष्ट करता है, तब ये वंश परंपरा कहलाती है। इसमें एक ही पीढ़ी के सभी बच्चे आपस में भाई बहन के समान व्यवहार करते हैं, जो एक पीढ़ी के होते हैं।
वे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान को मानने के लिए एक इकाई के रूप में संगठित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। कभी कभी इन इकाइयों को इंगित करने के लिए कुल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे हम एक कुल के हैं तो कहा सुना होगा कि हम एक ही कुल के सदस्य हैं, तो इस प्रकार कुल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये परिवार एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठता बनाए रखते हैं, काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, मजबूत होते हैं। और किसी भी परिवार के मेहमान तथा दामाद के साथ सभी परिवारों द्वारा समान व्यवहार किया जाता है। पारिवारिक संबंधों के ये बंधन पीछे की 3 से 7 पीढ़ी तक जुड़े होते हैं। लोग इन समूह के भीतर वैवाहिक संबंध नहीं करते। पारिवारिक जो भी परिवार से एक से 3 पीढ़ी तक या 7 पीढ़ी तक बात की जाए तो वैवाहिक संबंध नहीं करते। संबंधों की जिस कड़ी तक की जानकारी होती है उससे परे कुछ और संबंध होते हैं। लोगों को सामूहिक पूर्वज की जानकारी होती है, परंतु वे प्रत्येक संबंध को बताने में असमर्थ होते हैं। ऐसे परिवार एक दूसरे के परस्पर संबंधों के लिए भाई बंध जैसे व्यापक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिनके बारे में उनको इतना अच्छे से पता नहीं होता तो कहते हैं ये हमारे भाई बंधु हैं, मतलब इतने गहराई से जो जुड़े नहीं होते तो उनको भाई बंधु कह देते हैं। ये भी बहिर्विवाह समूह होते हैं, अर्थात इन समूह में परस्पर विवाह संबंध नहीं होता है। इन समूह में भी विवाह संबंध नहीं होता जिन्हें वो भाई बंधु कह देते हैं। इन समूह को दर्शाने के लिए गोत्र या वंश का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात समझ सकते हैं कि अगर एक गांव की बात की जाए तो एक गांव में हम भाई बंधु जिससे भी कह सकते हैं जो गांव से संबंधित है, सदस्य गांव से, तो उनमें विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। एड्रियन मेयर ने मालवा के गांव का अध्ययन किया और सहयोग पर आधारित कुटुंब और पहचान वाले कुटुंब के बीच अंतर स्थापित किया। इनमें से पहला समूह एक छोटी इकाई होती है, सहयोग पर आधारित कुटुंब और पहचान वाले कुटुंब। इन दो के बीच एक अंतर होता है। इनमें से पहला समूह एक छोटी इकाई होती है जिसमें बिना किसी औपचारिकता के सहयोग दिया और लिया जाता है। इनमें कोई भी औपचारिकता के साथ सहयोग लिया और दिया जाता है। दूसरा समूह अपेक्षाकृत बड़ा समूह होता है जो विशिष्ट अवसरों पर सूचना एवं आमंत्रण के द्वारा एक साथ इकट्ठा होते हैं। ये संबंधी प्रत्येक जाति में अनेक गांवों में फैले हो सकते हैं। संबंधियों ये कह सकते हैं कि संबंधी जो है ना अलग अलग गांव में बटे हुए, अलग अलग गांव में फैल चुके हैं। तो कोई समारोह होता है या कुछ भी होता है, शादी विवाह या कोई मर जाता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, इनको निमंत्रण दिया जाता है। तो यही बात की गई है कि संबंधी प्रत्येक जाति में अनेक गाँव में फैले हो सकते हैं। मेल ने उन्हें जाति और उनका क्षेत्र कहा है। यही वह बिंदु है जिसे समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम गाँवों और शहरों में फैली जाति और उपजाति समूह की व्याख्या कर सकें कि जाति और उपजाति में क्या फ़र्क है। इसे जाति का समांतर विस्तार भी कहा जा सकता है कि एक दूसरे की समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। वैवाहिक नियमों के संबंध में उत्तरी और दक्षिण भारत में कुछ अंतर मौजूद है। अगर आपने मेरा पहले जो मैंने चैप्टर किया है उसमें मैंने बताया हुआ है कि दक्षिण और उत्तर के जो विवाह हैं, अगर आपने मेरी चैप्टर किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, चैप्टर मैंने करवाया हुआ है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा दक्षिण और भारत के जो विवाह है उसमें क्या अंतर है। इनका समाजशास्त्र के सर्वप्रथम में उल्लेख देखो, इसमें कर भी दिया गया है, इसमें बताया भी गया है कि इसमें उल्लेख कर दिया गया और मैंने पढ़ाया भी है। तो इरावती कर्व ने इनका अंतरों का वर्णन किया है। इरावती कोई लेखिका हैं, ये कोई समाजशास्त्री होंगी, इन्होंने अंतरों का वर्णन किया है। बाद में एक अमेरिकी मानवशास्त्री डेविड मैडलबॉम ने भी इन्हें अपनी प्रसिद्ध शोध पुस्तिका सोसाइटी इन इंडिया में शामिल किया। मैडलम ने अपने शब्दों में दक्षिण भारत के परिवार विवाह संबंध द्वारा पहले से विद्यमान संबंधों को और भी सशक्त बनाता है। इसमें ये बात की गई जो विवाह होते हैं न दक्षिण भारत में, वो अपने ही नानी या अपने ही परिवार में किया जाता है ताकि जो उनके जो पुराने रिश्ते हैं वो और मजबूत बन जाएं। और जबकि उत्तर भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत में अपने परिवार के सदस्यों में मजबूती लाने की जाती है लेकिन जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता है। उत्तर भारत में एक परिवार
एक बिल्कुल अलग समूह के लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है जिनके साथ वह पहले से जुड़ा नहीं है। तो आप समझ गए हो कि पहले से जुड़ा ना हो, ऐसे लोगों से दूर दूर विवाह किया जाता है, एक दो गांव छोड़कर विवाह किया जाता है उत्तर भारत में, और अपने गांव के लोगों से तो बिल्कुल नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं। इनका साक्ष्य उत्तर में गांवों से बाहर विवाह एवं 4 से 7 गोत्रों में बहिर्विवाह संबंध की व्यवस्था में देखा जा सकता है कि 4 से 7 गोत्रों में बहिर्विवाह होता है, जबकि दक्षिण में ऐसा देखने को नहीं मिलता। उत्तर भारत में किसी को भी परंपरानुसार प्राय अपने ही गांव में विवाह संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं होती। उत्तर भारत की बात हो रही है इसमें। वैवाहिक संबंध दूसरे गांव के व्यक्तियों के साथ ही स्थापित किए जाते हैं। दूसरे गांव का अर्थ है कि एक दो गांव छोड़कर ही समझो कि विवाह संबंध स्थापित किया जाता है उत्तर भारत में, या उत्तर प्रदेश या कहीं भी उत्तर भारत की बात समझ लीजिए, जो समान जाति के होते हैं, और समान जाति में ही विवाह होता है, मतलब जाति को महत्वपूर्णता दी जाती है। परंतु इस तरह का कोई भी अधिनिषेध दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत में कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के गोत्र में शादी नहीं कर सकता। अपने माता पिता के गोत्र की कोई भी लड़की अगर पसंद भी कर ली हो तब भी शादी नहीं कर सकते, इतना वो दिया जाता है उत्तर भारत में। दूसरी ओर दक्षिण भारत में भाई बहन के बच्चे अथवा ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस प्रकार उत्तर भारत में अपकेंद्री रुझान अर्थात बाहर की दिशा में इस प्रकार मतलब अगर दक्षिण की बात की जाए तो जो वहाँ के भाई बहन होते हैं अथवा ममेरे फुफेरे होते हैं उनमें विवाह पसंद किया जाता है, विवाह हो जाता है। इस प्रकार उत्तर भारत में अपकेंद्री रुझान अर्थात बाहर की दिशा में या अपने समूह से दूर दिशा में वैवाहिक संबंध देखने को मिलता है। उत्तर भारत में ऐसा होता है कि अपने, जैसे मैंने भी बता दिया, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैंने बता दिया कि विवाह नज़दीक तो होता ही नहीं है, उत्तर भारत में दूर दूर विवाह होते हैं। जबकि इसके विपरीत दक्षिण भारत में हम वैवाहिक संबंध स्थापित करने और संबंधियों के बंधन को मजबूत करने में अभिकेंद्री रुझान पाते हैं। दूसरे शब्दों में विवाह संबंध अंदर की तरफ या समूह के भीतर ही स्थापित किया जाता है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने पढ़ लिया किस प्रकार विवाह संबंध किस प्रकार होता है, नातेदारी किस प्रकार होती है, तो हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट पेज में हम जाति समूह के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो, और अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। कुछ बाद में भी आप 2 बार वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको थोड़ा बहुत याद रह जाएगा एग्ज़ाम से पहले। तो स्टॉप करते हैं। थैंक यू गाइस, आपको पसंद आया हो तो प्लीज़, मैं वैसे भी मैं बोलती नहीं हूँ, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।